टू वीक 1। इस मॉड्यूल के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और सी शार्प के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम करते थे, जिसके अंदर हम प्रोसीजर्स लिखते थे और जिनके थ्रू हम लोग डेटा के ऊपर जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिनके अंदर डेटा और मेथड्स होते हैं, जिनके जिनके जरिए हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीकों से। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं वन बाय वन। ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ताकि हम सी शार्प जब यूज करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर हम यूज करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है वो है क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किसी भी चीज का एक क्लास बना लेते हैं। किसी भी चीज का, हर चीज कोई एक एंटिटी होता है, उस एंटिटी का कोई क्लास आप जनरेट करते हैं। एक ब्लूप्रिंट आप जिसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कार डिजाइन करने जा रहे हैं तो आप उसका एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करेंगे, तो वो उसकी क्लास है। अब उस ब्लूप्रिंट के क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो वहां आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्लास का एक इंस्टेंस होता है, यानी आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया क्लास, उस क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए। फॉर एग्जांपल आपने एक कार की क्लास बनाई और उसके आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया मर्सिडीज के लिए, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया सुजुकी मेहरान के लिए, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया सुजुकी कल्टस के लिए। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, उस एक कार के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जो कि क्लास का इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम है। इन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब भी हम करेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट को जरूर यूज करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है? एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि आपको बहुत इन डेप्थ जाके बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें आपसे एब्स्ट्रैक्ट की गई हैं, जस्ट आपने उनको यूज करना है और आपने क्या करना है, अपने प्रोग्रामिंग को करना है। तो काफी चीजें आपसे एब्स्ट्रैक्ट है, आपको बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। काफी चीजें बड़ी बनाई है, उनको आपने जस्ट यूज करना है, एब्स्ट्रैक्शन में रहते। तो ये एब्स्ट्रैक्शन बहुत अच्छी चीज होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एग्जिस्टिंग क्लास के बेस पर एक नया क्लास बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस ऑफ, जब वो नया क्लास आप बनाएंगे उसके अंदर उस एग्जिस्टिंग क्लास के मेथड्स, उस एग्जिस्टिंग क्लास के वेरिएबल्स, उस एग्जिस्टिंग क्लास के फंक्शंस वगैरह को आप यूज कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है और आपको एक काम बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा यही। और एक क्लास के अंदर जिसको आप इनहेरिट कर रहे हैं उसके सारे चीजों दूसरे क्लास के अंदर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वेरिएबल को सिंगल बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको सिक्योरिटी के लिए एक क्लास के अंदर आपने किसी एक मेथड को या किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने सिंगल रखा, बिल्कुल यूनिट में रखा है, तो वो क्या होता है कि आप उसको फिर आप किसी दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकते। एक सिक्योरिटी के लिए भी काम कर रहा होता है ये इनकैप्सुलेशन जो। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, जो अच्छा कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं और सेम नाम के मेथड्स हैं, लेकिन उनको डिफरेंट वेज में आपने यूज किया, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए ही जो है कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप मेथड को एक ही नाम दें, लेकिन मल्टीपल डिफरेंट वेज में उनको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं।
तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोगों को सही तरह आ गया, इन कॉन्सेप्ट को यूज करना, तो आपको सी शार्प के प्रोग्रामिंग में कोई मुश्किल नहीं हो। उसके बाद हम आते हैं कि सी शार्प के अंदर ये सारी चीजें किस तरह कंपाइल हो जाती हैं। सी शार्प की जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह काम करता है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करता हूं। जैसे जावा है और डिफरेंट और लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं, इसी तरह सी शार्प भी माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है। ये अपने कोड को कंपाइल कैसे करता है और मशीन नेटिव कोड पे इसको कैसे कन्वर्ट करता है, उसका पूरा कंपाइलेशन लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है कि विजुअल स्टूडियो का, विजुअल सी शार्प का आपके पास प्रोजेक्ट होगा, जो कोड होगा उसके डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उसके अंदर उस कोड के डिफरेंट फाइल्स होती हैं, कुछ रिसोर्सेज होती हैं, आप डिफरेंट जगहों से उसको क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, कुछ रेफरेंसेस आप दे रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों से यूज कर रहे होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्शन बना रही होती हैं आपकी। ये सारे जो आपका प्रोजेक्ट सी शार्प के ऊपर बना हुआ है, उसके फाइल्स, सोर्स फाइल्स जो कोडिंग होती है, वो रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज उसको चाहिए होती है रन होने के लिए, जितने भी रेफरेंसेस चाहिए होती है रन होने के लिए, उन सारे फाइल्स को आप सी शार्प कंपाइलर को दे देते हैं। अब ये सी शार्प कंपाइलर का काम है कि इनको कंपाइल करे। इनको क्या करता है, सी शार्प कंपाइलर के पास जब ये सारी फाइलें चली जाती हैं तो सी शार्प कंपाइलर उनको कन्वर्ट कर देता है एक डिफरेंट लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं आईएल, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इसका जब स्टार्टिंग में नाम था MSIL के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, लेकिन बाद में इसको सिंपल IL के नाम से जाना जाता है। अब इस वक्त वो है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये एक मेटा डेटा बना देता है जो कि एक एक्जी फाइल होता है या DLL फाइल होता है। अब सी शार्प कंपाइलर ने पूरा इसको कन्वर्ट कर दिया इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर। अब ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है वो इस मेटा डेटा को और रेफरेंसेस को लोड करता है CLR में, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जिसको हम कहते हैं। अब इस CLR के अंदर जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, वहां पर क्या होता है, जिट कंपाइलेशन होती है, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन कहते हैं इसको, जिसमें आपके सिक्योरिटी और गार्बेज कलेक्शन ये सब कुछ होने के बाद जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, एक कोड जो कंपाइल होना है और वो कोड कंपाइल हो जाता है, और जो कि .NET फ्रेमवर्क को यूज कर रहा होता है। अब .NET फ्रेमवर्क के बाद अब .NET कोर भी आया है, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो IL है वो क्या करता है, पूरे कोड को, पूरे रेफरेंसेस को लोड करता है CLR के अंदर, जो कि .NET फ्रेमवर्क के रेफरेंसेस को यूज करता है, क्लास लाइब्रेरीज को। अब ये .NET फ्रेमवर्क का काम है कि वो उस पूरे कोड को जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। जब ये पूरा मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये मशीन उसको रन करता है, मशीन उसको समझता है, और जो प्रोग्राम हमने सी शार्प के अंदर लिखी है वो सी शार्प क्या होता है, उसमें रन हो जाता है। सो ये पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस है सी शार्प का, और यही चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे सी शार्प के अंदर। जब भी कोडिंग करेंगे यही सारा काम करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनको कंपाइल करेंगे कि कैसे कंपाइल होता है। यहां इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर सी शार्प की कोडिंग करके उसको कंपाइल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे।